लेट्स टॉक अबाउट अर्थ। अर्थ में अब हम बात कर रहे हैं कुछ एक इंपॉर्टेंट लाइंस की, जो कि हम ग्लोब के ऊपर ड्रॉ करते हैं। कोई बता सकता है ग्लोब क्या होता है? व्हाट्स अ ग्लोब? हाँ, ओके, ऐसा बताएं। 3D रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ। ओके, देखो हम मैप्स बनाते हैं और ग्लोब होता है, लेकिन हम जब भी स्टडी करते हैं तो वी ऑलवेज मेक यूज ऑफ मैप्स रादर देन ग्लोब्स। दो ग्लोब इज द परफेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ अर्थ, क्योंकि वो अर्थ की शेप को डिफाइन कर रहा है, लेकिन उसके अपने काफी सारे ड्रॉबैक्स हैं। ठीक है, तो जब भी हम ग्लोब को स्टडी करते हैं ना, आपने देखा होगा ग्लोब के ऊपर हमने खूब सारी लाइंस बना रखी है। तो ये जो लाइंस होती है ना, वर्टिकल लाइंस, हॉरिजॉन्टल लाइंस, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट रेफरेंस पॉइंट्स, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। इन रियलिटी अगर आप स्पेस से अर्थ को देखोगे तो आपको उसके ऊपर कोई लाइंस नजर नहीं आएंगी। दीज ऑल आर इमेजिनरी लाइंस, एंड इमेजिनरी लाइंस बेसिकली हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए बनाई हैं, हमने अपनी इंफॉर्मेशन के लिए बनाई हैं और प्लेसेस को लोकेट करने के तरीके से बनाई हैं। सो व्हेन वी टॉक अबाउट दीज लाइंस, तो ये दो सेट ऑफ लाइंस है, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, और हम इसी के ऊपर अपना ये लेक्चर भी बेस कर रहे हैं। अर्थ की शेप क्या है? ऑब्लेट स्फीयरॉइड। We call it geoid, but there is a difference. What is exactly meant by geoid and what is oblate spheroid? आप एक बॉल लो, वो होती है ना स्क्वीजी स्माइली बॉल्स, येलो कलर के जिसमें फेसेस बने हुए होते हैं। टेक दैट बॉल इन योर हैंड एंड उसके बाद उसको क्या करो, उसको टॉप से प्रेस करो। सो व्हेन यू विल प्रेस इट, तो व्हाट यू सी कि जो उसका पोलर एरियाज हैं, जो टॉप एंड बॉटम एरियाज हैं, वो तो फ्लैट हो जाएंगे, लेकिन जो सेंट्रल इक्वेटोरियल जोन है वो बाहर को बल्ज कर जाएगा। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग इन केस ऑफ अर्थ। अर्थ जो है, इंस्टेड ऑफ अ परफेक्ट सर्कल, it is slightly flattened at the poles and bulging out at equator. इस शेप को हम कहते हैं oblate spheroid. It's not a perfect spheroid, but it is oblate spheroid. It's oblate sphere. And any object which is shaped like earth is called geoid. ठीक है, तो देयर इज अ डिफरेंस। अर्थ की शेप इज ऑब्लेट स्फीयरॉइड, और कोई भी ऑब्जेक्ट जिसकी शेप अर्थ जैसी है उसको आप जियोइड बोलोगे। फ्रॉम द वर्ड जीई, जीई बेसिकली रेफर्स टू अर्थ, so shaped like earth, but what is the shape of earth? That's oblate spheroid. And because of this difference, we have a difference of equatorial diameter and polar diameter. Here you can see equatorial diameter is 12,756 kilometers, but अगर आप polar diameter देखो तो this is 12,714 kilometers. Had the earth been perfect sphere, तो radius तो same होना चाहिए था ना, throughout radius same होता, फिर change क्यों हो रहा है वो? इसीलिए क्योंकि पोल से वो थोड़ी सी फ्लैटेंड है, सो पोलर डायमीटर थोड़ा सा कम है, एंड यही रीजन है कि अर्थ के सरकमफ्रेंस में भी डिफरेंस आता है। स्कूल टाइम में सबने किया है। हाउ टू कैलकुलेट द सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल? व्हाट्स अ फॉर्मूला? 2 पाई आर। ठीक है, इट इज 2 पाई आर। अब इस केस में आर की वैल्यू ही डिफरेंट है, क्योंकि इक्वेटोरियल आर जो है दैट इज 6370 किलोमीटर्स के करीब आएगा। सॉरी 6370 तो एवरेज है, तो इसका आप हाफ कर लो तो दैट इज योर इक्वेटोरियल रेडियस, एंड इस फिगर का हाफ जो है दैट इज दी पोलर रेडियस। तो 2 पाई आर भी वेरिएबल है। तो अर्थ की जो सरकमफ्रेंस है दैट इज 40,000 किलोमीटर्स। आउटर बाउंड्री से यू स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल, पूरा चक्कर लगा के अगर हम नॉर्थ पोल पर पहुंचेंगे तो ये जो डिस्टेंस है ये हमारा आता है 40,008 किलोमीटर्स। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर हम इक्वेटर से एक पॉइंट से स्टार्ट होते हैं और पूरा चक्कर लगा के दोबारा से इक्वेटर के ऊपर पहुंचते हैं, तो हमारा जो डिस्टेंस है वो अब हमारा कम आएगा। सॉरी, वो हमारा जो डिस्टेंस है वो ज्यादा आएगा, दैट विल बी 40,075 किलोमीटर्स, क्योंकि वो आर की वैल्यू वेरिएबल थी। तो एवरेज सरकमफ्रेंस कितना है? 40,000 किलोमीटर्स। लेकिन इक्वेटोरियल एंड पोलर सरकमफ्रेंस में डिफरेंस आ जाता है बिकॉज ऑफ दिस शेप ऑफ द अर्थ, राइट? देन नेक्स्ट थिंग जो है दैट इज
अब अर्थ को अगर आप देखो, ये देखो, अर्थ रोटेट्स एंड हैज ऑलमोस्ट स्फेरिकल शेप, फ्लैटन्ड एट द पोल्स, कॉल्ड जियोइड. अर्थ शेप इज जियोइड. Any feature which is shaped like earth is a geoid. ठीक है, being earth shaped is geoid, लेकिन वैसे वो oblate spheroid है. अब इसमें अब एक चीज और बहुत इंटरेस्टिंग आती है, that earth stationary body नहीं है. earth is moving, सबको पता है दो मोशंस है. एक है डेली मोशन, दैट इज अर्थ इज स्पिनिंग अलोंग इट्स ओन एक्सिस. एक सेंट्रल पॉइंट है, एक एक्सिस है, और अर्थ उसी के अराउंड वो घूमे जा रही है, ये डेली मोशन, रोटेशन. और दूसरा जो है दैट इज इट्स एनुअल मोशन, एक एनुअल जर्नी अराउंड द सन, जिसको हम रेवोल्यूशन कहते हैं. ठीक है, तो ये जो है इस केस में जब भी हम बात करते हैं लोकेशन ऑफ प्लेसेस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, वी हैव टू टेक सर्टेन रेफरेंस पॉइंट्स. अगर हमें कोई भी रेफरेंस पॉइंट नहीं पता और मैं आपको बोलती हूँ कि चलो चंडीगढ़ को लोकेट करो कहाँ पे है, आपको मैंने ग्लोब दे दिया, उसमें कोई रेफरेंस नहीं है, सिर्फ एक गोल बॉल है बस वो. ठीक है, अब बोला कि पिन पॉइंट करो कि चंडीगढ़ कहाँ पे है, तो कैसे बताओगे? सो डिफिकल्ट. कुछ ना कुछ तो रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए ना, विद द रिस्पेक्ट ऑफ विच आप बताओगे उस प्लेस को. अब हम कहेंगे चंडीगढ़ कहाँ पे है, साउथ ऑफ हिमालयाज है. हिमालयाज कहाँ है, तो ये बोलोगे नॉर्थ ऑफ चंडीगढ़ है. तो मतलब देयर हैज टू बी सम रेफरेंस पॉइंट. तो ये जो रेफरेंस पॉइंट्स हैं, जब हम प्लेसेस की लोकेशन को बात डिसाइड करने के लिए या उनकी लोकेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए वी मेक यूज ऑफ सर्टेन रेफरेंस पॉइंट्स, जो कि है अर्थ का रोटेशनल एक्सिस, द एक्सिस इटसेल्फ जिसके अराउंड अर्थ रोटेट कर रही है. इस एक्सिस का नॉर्दर्न पॉइंट जो कि नॉर्थ पोल है, इसका सर्दर्न पॉइंट जो साउथ पोल है, एंड द सेंट्रल मिडिल पॉइंट ऑफ द अर्थ. मिडिल पॉइंट या मिडिल लाइन along which earth gets divided into two equal parts. अगर हम अर्थ को ठीक बीच से काट दें, right from the center, so we get two perfect semicircles, hemispheres. So वो जो central line है horizontal, that's our equator, right? तो ये है हमारे reference points. तो इक्वेटर हो गया 0 डिग्रीज, नॉर्थ पोल हो गया 90 डिग्रीज नॉर्थ क्योंकि वो इक्वेटर के नॉर्थ में है, एंड साउथ पोल हो गया 90 डिग्रीज साउथ क्योंकि वो इक्वेटर के साउथ में है. तो विद द हेल्प ऑफ दीज रेफरेंस पॉइंट्स फाइनली वी लोकेट द प्लेसेस, और इन्हीं के बीच में फिर हमने लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड भी बनाए हैं. So we have equator. It is that imaginary line which is passing through the center of the earth and divides it into two equal hemispheres, northern hemisphere and southern hemisphere, denoted by 0 degree. दूसरा रेफरेंस पॉइंट जो हमने एक्सेस वाला लिया है, नॉट एग्जैक्टली द ज्योग्राफिकल एक्सेस, टिल्टेड वाला, एक हमने वर्टिकल लाइन ली है, उस वर्टिकल लाइन को हमने बोल दिया प्राइम मेरिडियन. प्राइम मेरिडियन, 0 डिग्री मेरिडियन, सेंट्रल मेरिडियन, अलग अलग नाम है. प्राइम मेरिडियन बिगनिंग हो गया 0 डिग्री क्योंकि इट इज रिप्रेजेंटेड विद 0 डिग्रीज, जैसे इक्वेटर 0 डिग्रीज है तो प्राइम मेरिडियन भी 0 डिग्रीज है. सेंट्रल मेरिडियन क्योंकि हम उसको बिलीव करते हैं कि वो वर्टिकली अर्थ के सेंटर में लाई करता है एंड डिवाइड्स अर्थ इनटू टू हेमिस्फीयर्स, ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर. 180 डिग्री देखो जो है वो पीछे है, 180 डिग्रीज ऑपोजिट टू प्राइम मेरिडियन. प्राइम मेरिडियन की बैक साइड में 180 है, पैसिफिक ओशियन से जा रही है 180 डिग्रीज, वो प्राइम मेरिडियन नहीं है. प्राइम मेरिडियन वो है जो कि ग्रीनविच लंदन से जा रही है, मतलब वो यूके से पास होते होते मेडिटेरेनियन सी के थ्रू अफ्रीका में से होते हुए नीचे जा रही है. लेकिन जिस टाइम हम 180 डिग्रीज मेरिडियन की बात करते हैं तो दैट इज बिहाइंड, दैट इज लोकेटेड समवेयर इन द पैसिफिक ओशियन बिटवीन अमेरिकाज ऑन वन साइड एंड एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया ऑन द अदर साइड, उसके बीच में से जा रही है 180. जीरो के पीछे 180 होगा, लेकिन अगर आप मेरिडियन की बात करोगे तो मेरिडियन तो एक ही है ना, मेरिडियन एक सिंगल लाइन है. आई एम अंडरस्टैंडिंग व्हाट यू आर सेइंग. हमारे ग्लोब के ऊपर अलग अलग मेरिडियंस हैं, है ना, ये मेरिडियंस हैं, तो ये एक मेरिडियन है, ये दूसरी मेरिडियन है, तीसरी मेरिडियन है, ऐसे टोटल करते करते 360 मेरिडियंस है, टोटल 360 मेरिडियंस है. तो 0 डिग्री मेरिडियन की एक अपनी आइडेंटिटी है एंड 180 की एक अपनी आइडेंटिटी है.
वो एक सेपरेट मेरिडियन है, सबको सेपरेटली आप लोगे तो जाके आपका 360 डिग्रीज नंबर बनेगा, राइट। सो ये हुआ। तो रेफरेंस पॉइंट्स हमने अब क्या ले लिए, एक इक्वेटर है, एक प्राइम मेरिडियन। इक्वेटर जो है वो हॉरिजॉन्टल रेफरेंस पॉइंट्स का काम करेगा अल्टीमेटली, जो प्राइम मेरिडियन है वो वर्टिकल रेफरेंस पॉइंट्स का काम करेगा, ठीक है। अब आगे जिस टाइम हम देखेंगे इस चीज को, तो अब क्या कहता है, ज्योग्राफिकल कोऑर्डिनेट्स। नाउ व्हेनेवर वी लोकेट प्लेसेस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि अ पर्टिकुलर प्लेस इज लोकेटेड एट 35 डिग्रीज नॉर्थ एंड 40 डिग्रीज ईस्ट मेरिडियन। मतलब अब हमने क्या किया, ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट क्या है, नॉर्थ साउथ ऑफ व्हाट, इक्वेटर, क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउदर्न हेमिस्फीयर, तो कोई भी प्लेस या तो वो इक्वेटर के ऊपर होगा या इक्वेटर के नॉर्थ में होगा, इक्वेटर के साउथ में होगा। इन द सेम वे वही प्लेस या तो प्राइम मेरिडियन के ऊपर होगा या उसके ईस्ट में होगा या उसके वेस्ट में होगा। सो ये जो है ना नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कॉन्सेप्ट, ये बेसिकली इस इक्वेटर और प्राइम मेरिडियन के साथ है। तो जब भी हम कहते हैं किसी भी लैटिट्यूड का प्लेस है सम डिग्रीज नॉर्थ और सम डिग्रीज साउथ, मतलब नॉर्थ और साउथ ऑफ व्हाट, इक्वेटर, एंड व्हेन वी से सम डिग्री ईस्ट और वेस्ट ऑफ व्हाट, प्राइम मेरिडियन, क्योंकि वो प्राइम मेरिडियन अर्थ को ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड कर रहा है, तो वो उसका रेफरेंस पॉइंट है। अब देखो ये जो एक कोई रैंडम प्लेस लिया गया है P, इसकी पोजीशन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज डिटरमाइंड बाय 2 रेफरेंस पॉइंट्स। जब तक आपके पास 2 रेफरेंस पॉइंट्स नहीं होंगे तब तक हम उसका प्लेस आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। इनको हम कहते हैं ज्योग्राफिकल कोऑर्डिनेट्स, x एंड y। हमारे ज्योग्राफिकल कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, x y। x is latitude while the y is longitude, ठीक है। तो ये x आ गया हमारा लैटिट्यूड। तो कितना डिग्री लैटिट्यूड है, अब वो नॉर्थ में है, साउथ में है, ईस्ट में है, वेस्ट में है, वो डिपेंड करेगा कि उसकी लोकेशन कहाँ पे है। अब आप ये देखो, इधर हमारे पास ये रहा इक्वेटर, ये रहा पॉइंट P, डेफिनेटली इट इज नॉर्थ ऑफ इक्वेटर। तो एंगुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। नाउ अब केयरफुली सुनना, लैटिट्यूड क्या होता है, इट इज द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस नॉर्थ और साउथ ऑफ इक्वेटर। किसी भी प्लेस का एंगुलर डिस्टेंस आइदर नॉर्थ और साउथ। ऑन द अदर हैंड व्हेन वी से लॉन्गिट्यूड, तो वो क्या है, वो भी एंगुलर डिस्टेंस ही है, आइदर ईस्ट और वेस्ट ऑफ प्राइम मेरिडियन। ये रेफरेंस पॉइंट्स हैं। सो एनी प्लेस हेयर, ये रहा हमारा प्लेस, हमने कहा कि हमें इसका लैटिट्यूड फाइंड आउट करना है। हम क्या करेंगे, ये रहा हमारा इक्वेटर, दिस इज द सेंटर ऑफ द अर्थ, जॉइन दिस प्लेस विद द सेंटर ऑफ द अर्थ। ये एक एंगल आ गया बीच में, ठीक है। से दिस एंगल इज 40 degrees. Since this place is located north of equator, so it becomes 40 degrees north. ये इसका आ गया लैटिट्यूड। तो सिंपली एंगुलर डिस्टेंस नॉर्थ और साउथ ऑफ इक्वेटर। इन दिस केस ये देखो, ये सेंटर ऑफ द अर्थ से ये रहा ना इक्वेटर, 3D में आपको दिखा रखा है, ये पूरा का पूरा इक्वेटर चल रहा है यहाँ पे। तो ये रहा आपका सेंटर ऑफ द अर्थ, वहां से इस प्लेस को ज्वाइन कर दिया, तो ये जो एंगल आया है इसका, ये इसका लैटिट्यूड है। ऑन दी अदर हैंड अगर हम प्राइम मेरिडियन देखेंगे, तो प्राइम मेरिडियन में भी हमने मेरिडियन का एंगल देखा कि कितना आ रहा है। प्राइम मेरिडियन का एंगल से ये जो मेरिडियन है, व्हाट एंगल इट इज मेकिंग फ्रॉम दी प्राइम मेरिडियन, ये जो एंगल आया यहाँ पे, ये बन गया आपका लॉन्गिट्यूड। सो ये 2 रेफरेंस पॉइंट्स एक्स एंड वाई जो है वो हमारे यहाँ पे आ गए, ठीक है। एक और चीज, एक टर्म होती है पैरेलल, एक टर्म होती है मेरिडियन। एक टर्म होती है लैटिट्यूड, दूसरी टर्म होती है लॉन्गिट्यूड। देयर इज अ डिफरेंस, टेक्निकली स्पीकिंग देयर इज अ डिफरेंस, बट जनरली आपको बुक्स में भी मिलेगा, वो बोलेंगे लैटिट्यूड और पैरेलल, लॉन्गिट्यूड और मेरिडियन, उनको हम सेम कई बार बुक्स में मेंशन कर रखा होता है। लेकिन अगर आप उसको टेक्निकल वे में अगर आपने देखना है, तो बोथ द थिंग्स आर डिफरेंट। लैटिट्यूड क्या है, एंगुलर डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस आइदर नॉर्थ और साउथ ऑफ इक्वेटर, ठीक है, वो बन गया लैटिट्यूड। व्हेन वी जॉइन all the places having same latitude, we get a line of latitude.
and that line of latitude is also called parallel. So there is a difference. पैरेलल क्या है? लाइन ऑफ लैटिट्यूड है. एंड लाइन ऑफ लैटिट्यूड कैसे आई है? जब हमने सारे प्लेसेस जिनका सेम लैटिट्यूड है उनको आपस में ज्वाइन कर दिया तो हमारे पास पैरेलल आएगा. यही डिफरेंस है मेरिडियन और लॉन्गिट्यूड में. लॉन्गिट्यूड क्या है? इट इज द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस आइदर ईस्ट और वेस्ट ऑफ प्राइम मेरिडियन. बट व्हेन वी जॉइन all the places having same longitude, we get a line of longitude which is also called meridian. So that is the basic difference between the two things. अब ये देखो ग्लोब के ऊपर हमें अगर आपने बाइफरकेट की अर्थ तो आपको कितने सारे लैटिट्यूड और कितने सारे लॉन्गिट्यूड मिल रहे हैं. All the lines of लैटिट्यूड आर कॉल्ड पैरेलल्स. क्योंकि जब हम इन लाइंस को आपस में ज्वाइन करेंगे व्हाट वी सी दैट दे आर ऑलवेज ड्रॉन पैरेलल टू ईच अदर एंड दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर. तभी तो नाम इसका पैरेलल्स पड़ा. एक ऑब्जर्वेशन, as we move away from equator the length of these parallels goes on decreasing. लगातार इनकी लेंथ कम हो रही है till they become simply points at poles. North pole and south pole सिर्फ points है. तो longest line कौन सी हुई? Equator. Shortest क्या है? Poles, सिर्फ points है. तो लगातार इनका जो लेंथ है वो कम होती जा रही है क्योंकि अर्थ का कर्वेचर है ना. अर्थ तो राउंड है, दैट इज व्हाई. अर्थ स्क्वायर होती फिर तो परफेक्ट इक्वल लाइंस होती, लेकिन ऐसा नहीं है. सो उनका कर्वेचर, अर्थ के कर्वेचर के कारण इनकी लेंथ लगातार कम हो रही है. What is the total number of latitude? अगर आप देखो तो ये इक्वेटर है, ये आपका 0 डिग्री, चाहे प्राइम मेरिडियन कह लो चाहे आप अर्थ का एक्सिस कह लो, कुछ भी कह लो इसको. ठीक है, तो ये हो गया ऊपर एट द एंगल, ये राइट एंगल बन गया इनके बीच में, इनक्लोज्ड है इक्वेटर और प्राइम मेरिडियन के बीच में या इक्वेटर या एक्सिस के बीच में. तो कितना हो गया? 90. वैसे ही साउथ में आपको मिलेगा अगेन 90 डिग्रीज, तो 90 साउथ में है. टोटल नंबर कितने बन गए? 180. टोटल नंबर ऑफ पैरेलल्स व्हिच कैन बी ड्रॉन ऑन द ग्लोब इज 180. सो एक चीज ये बताई मैंने आपको, दूसरा मैंने आपको बताया कि इनकी लेंथ लगातार डिक्रीज हो रही है. ठीक है, एंड उसके बाद जिस टाइम हम लॉन्गिट्यूड को देखें तो लॉन्गिट्यूड क्या कहता है? अर्थ इज अ स्फीयर. चाहे परफेक्ट स्फीयर नहीं है तो स्फीयर की कैटेगरी का ना. तो एक स्फीयर में कितने डिग्रीज होते हैं? 360 डिग्रीज. ठीक है, सो टोटल नंबर ऑफ लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड कितनी हुई? 360. 180 in the eastern hemisphere and 180 in the western hemisphere. टोटल नंबर कितना बन गया? 360. 180 ईस्टर्न में है एंड 180 वेस्टर्न साइड में है. ठीक है, ये आपको देखने में कब मिलेंगी? ये तब मिलेंगी जब हमने एक 3D सरफेस को 2D सरफेस में कन्वर्ट किया. ग्लोब लो, काटो, खोल दो. ठीक है, यू मेक इट फ्लैट ओपन. तो सेंटर में प्राइम मेरिडियन है, यहाँ पे आपको 180 डिग्रीज ईस्ट दिखेंगे और यहाँ पे आपको 180 डिग्रीज वेस्ट दिखेंगे. ये है 2D रिप्रेजेंटेशन ऑन अ मैप. लेकिन अगर आप ग्लोब में देखोगे तो इस मैप को, ग्लोब को बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? दोबारा से जोड़ना पड़ेगा ना पीछे. तो 180 ईस्ट एंड 180 वेस्ट आपस में ज्वाइन कर जाएंगी तो सिंगल लाइन है. बेसिकली 180 इज अ सिंगल लाइन. पीछे वो देखो, ये रहा 180 डिग्रीज, this single 165 165 165 east 165 west and then finally 180. 3D इमेज ग्लोब के ऊपर तो वो सिंगल है. मैप जब भी आप एनालाइज करोगे ना आपको दो दिखेंगे, क्योंकि हम उसमें यही इमेजिन करते हैं कि हमने एक 3D सरफेस को बीच में से काटा, उसको हमने फ्लैट किया ताकि हम उसको रीड कर सकें, कंपेयर कर सकें, उसमें डिस्टेंसेस मेजर कर सकें, अपना पर्पस जो भी हमारा है वो हम सॉल्व कर सकें. तो इसलिए वो है. तो अदरवाइज 180 एक ही है. राइट ऑपोजिट प्राइम मेरिडियन इज 180, वो आपका 180 डिग्रीज मेरिडियन है. देन अब ये आ गए आपके पैरेलल्स. अब इनकी अगर हम बात करें, सी एक टर्म है यहाँ पे ग्रेट सर्कल.
Can anyone tell me what is the meaning of a great circle? Full circle of equator, okay. Biggest circle. Correct. The largest circle or the longest circle that can be drawn on earth, that is called great circle. Right? ये largest circle है जो कि हम draw कर सकते हैं. Imagine करो, okay, take a ball. हमने एक बॉल ली, ठीक है, हम इसको वर्टिकली कट कर रहे हैं. वर्टिकली हमने इसको इस लाइन से कट किया. वी गेट 2 अनइक्वल हाफ्स. एक छोटा पीस है, एक बहुत बड़ा पीस है. अब हमने क्या किया, हमने इसको इस लाइन से कट कर दिया. स्टिल वी गेट 2 अनइक्वल हाफ्स. एक छोटा बाकी बड़ा. नो मैटर एट विच पॉइंट or along which line we try to cut earth, unless or until we cut it right through the equator, we will always get 2 unequal halves. जब तक आप इक्वेटर से उसको कट नहीं करोगे तब तक आप चाहे जहां मर्जी से कट करो आपको हमेशा 2 unequal halves ही मिलेंगे. So equator is that line along which cutting the earth gives you 2 perfect hemispheres. So equator becomes a great circle. ठीक है. नाउ अब हमने बॉल ली फिर से, राइट. नाउ वी ट्राई टू कट इट वर्टिकली. हमने कट करना है इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट से तक, पोल्स के अलोंग हमने उसको कट करना है. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कटिंग फ्रॉम एनी अदर एंगल, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट कटिंग फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, इनके थ्रू. अब चाहे आप अपने नाइफ को ऐसे रखो, चाहे नाइफ को ऐसे रखो, चाहे आप उसको टिल्ट करो, कुछ भी करो, लेकिन अगर आप उसको सेंटर से चाहे जिस मर्जी एंगल पे आप उसको घुमा रहे हो, अगर आप उसको कट करोगे आपको बॉल के हमेशा 2 इक्वल हाफ्स ही मिलेंगे. कटिंग राइट थ्रू द नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, अगर आप उसको चाहे यहां से कट कर रहे हो, इधर से कट कर रहे हो, इधर से कट कर रहे हो, या फिर आप उसको इस एंगल से कट कर रहे हो, लेकिन अगर नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल जो है, मतलब ये मैं आपको नाइफ की पोजीशन बता रही हूँ. नाइफ की पोजीशन अलोंग द पोल्स आप किसी भी एंगल पे घुमा सकते हो, आप 360 डिग्रीज पे घुमा सकते हो. पोल टू पोल अगर आप कट करोगे आपको हमेशा 2 इक्वल हाफ्स ही मिलेंगे. ठीक है. तो ये क्या है, ये ग्रेट सर्कल्स है. 2 मेरिडियंस मेक 1 ग्रेट सर्कल. ठीक है. स्ट्रेट लाइन, एंगल ऑफ अ स्ट्रेट लाइन 180 डिग्रीज. ठीक है. स्ट्रेट लाइन जो है वो 180 डिग्रीज की होती है, हमें पता है. आपके पास एक मेरिडियन गिवन है 40 डिग्रीज ईस्ट. इसका ऑपोजिट क्या होगा? इसका ऑपोजिट जो है दैट इज 140 डिग्रीज वेस्ट. 140 डिग्रीज वेस्ट. वाई? बिकॉज स्ट्रेट लाइन है ना, तो 180 में से आप 40 माइनस करोगे तो आपका 140 आएगा. अगर ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है तो इसका ऑपोजिट वेस्टर्न हेमिस्फीयर में लाई कर रहा होगा, तो उसके पीछे ही होगा. ठीक है. तो वो क्या बना, वो आपका एक स्ट्रेट लाइन बनी, वहां से कट करोगे तो बराबर के हिस्से मिलेंगे. सो 2 ऑपोजिट मेरिडियंस मेक 1 ग्रेट सर्कल. टोटल नंबर ऑफ मेरिडियंस कितनी है? 360. तो टोटल नंबर ऑफ ग्रेट सर्कल्स मेरिडियंस के कितने हुए? उसका हाफ 180. एंड 1 ग्रेट सर्कल कंट्रीब्यूटेड बाय इक्वेटर, दैट इज आल्सो ग्रेट सर्कल. So total number of great circles on the globe is 181. 180 मेरिडियंस के एक इक्वेटर का. ठीक है. बाकी जितने भी आपकी लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड हैं, जितने भी पैरेलल्स हैं, उन सबको हम स्मॉल सर्कल्स कहते हैं, क्योंकि वो कभी भी अर्थ को बराबर 2 हिस्सों में डिवाइड नहीं करेगा. राइट. सो all the lines of latitude, see latitude की बात नहीं की है, line of latitude की बात की है. They are called parallels because they are always drawn parallel to each other and they never intersect. First property. Second property, they run in east-west direction, right? Then ये measure करते हैं distances of a place either north or south of equator, that we know. As we move away from equator, their length goes on decreasing till they become poles at the till they become points at the poles.
and all the parallels and meridians intersect each other at right angle. अगर आप इनका एंगल ऑफ इंटरसेक्शन देखो, सारी पैरेलल्स और मेरिडियंस का वो राइट एंगल होता है हमेशा, ठीक है। सो ये है, so this is the property about all the parallels. Now when we talk about the meridians, तो ये क्या कहता है? अच्छा, उससे पहले the important lines of latitude. Though the total number of parallels drawn on globe is 180, 90 ऊपर 90 नीचे, लेकिन सारी इंपॉर्टेंट नहीं है. There are certain lines which are really very important, especially from climatic perspective. हम जब सीजन्स की बात करते हैं, हम जब चेंजिंग क्लाइमेट्स की बात करते हैं, हम जब वर्ल्ड को अलग अलग क्लाइमेटिक जोन में डिवाइड करने की बात करते हैं, तो इट इज ऑलवेज विद रेफरेंस टू फ्यू selected lines of latitude or parallels, and these are of course the very first equator, which is the starting point. हमारे प्लेसेस की लोकेशन ही इक्वेटर से स्टार्ट होगी. उसके बाद जो नेक्स्ट है वो लाई करती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन. दोनों का लैटिट्यूड सेम है, सिर्फ हेमिस्फीयर का फर्क है. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्रीज नॉर्थ, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन 23.5 डिग्रीज साउथ. देन वी हैव द आर्कटिक सर्कल एंड द एंटार्क्टिक सर्कल, 66 degrees north and 66.5 degrees north and 66.5 degrees south. And after that we have the North Pole 90 degrees north and South Pole 90 degrees south. ये हैं हमारी major parallels. Why the reference point of these? Because just time climate के बारे में पढ़ोगे, अर्थ के climate के बारे में, तो वहां पे ज्यादा clarity होती है कि क्या reference आता है. For example, solar radiations are never vertical beyond the tropics. So tropics mark the maximum limit up to which solar radiations fall at 90 degrees angle. इसके beyond अगर आप जाओगे नॉर्थ या साउथ में, तो लगातार जो एंगल है वो स्लांटिंग होने लग जाएगा. एंड दैट इज व्हाई अवे फ्रॉम द ट्रॉपिकल एरियाज द समर्स आर नेवर सिवियर, रादर विंटर्स बहुत एक्सट्रीम होने लग जाती है. ठीक है, तो वो फर्क पड़ता है. वैसे ही आर्कटिक सर्कल एंड एंटार्क्टिक सर्कल को अगर आप देखो, तो बियॉन्ड आर्कटिक सर्कल एंड एंटार्क्टिक सर्कल जो ड्यूरेशन ऑफ डे है वो बढ़ने लग जाएगी. ड्यूरेशन ऑफ डे मतलब ऐसा नहीं है कि 24 घंटे का 36 घंटे का डे हो जाएगा. इट इज समथिंग लाइक लाइट. सन विल सेट लेट, या सन विल नेवर सेट, या सन विल नेवर राइज एंड सो ऑन, मतलब फॉर अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड. तो उसमें क्या होता है, लेंथ ऑफ द डे जो है वो 12 घंटे से ज्यादा हो जाएगी. नहीं तो जनरली क्या होता है, मैक्सिमम डिवीजन कब होता है. अभी एक बड़ी अच्छी सी डेट गई थी, उसका एक ज्योग्राफिकल सिग्निफिकेंस है. कौन सी? सितंबर 23rd. इस बार खैर वो 22nd था, क्योंकि थोड़ा थोड़ा पीछे को जा रहा है वो. तो 22 सितंबर या 23 सितंबर, इसको क्या कहते हैं? इक्विनॉक्स. ये कौन सा इक्विनॉक्स था? ऑटम इक्विनॉक्स. सो दिस वाज ऑटम इक्विनॉक्स which generally occurs on 23rd September every year. And what is the significance? Day and night. हाँ, correct. On 23rd September we have 12 hours day and 12 hours night, बराबर होता है. तो 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है all over the world. नहीं तो अदरवाइज आप देखो, जून में सनराइज कब हो जाएगा? 5 o'clock से आपको सनराइज दिखने लग जाएगा, मतलब नहीं तो लाइट जो है वो स्काई में दिख रही है. सनसेट कब हो रहा है? 7:30. 8 बजे तक, रात को 8:15 बजे तक आपको लाइट नजर आ रही है. लेकिन नाउ इफ यू स्टार्ट ऑब्जर्विंग, द ड्यूरेशन ऑफ द डे इज डिक्रीजिंग. जो लाइट है ना आजकल, अब जो सनसेट है वो जल्दी हो रहा है, सनराइज जो है वो लेट हो रहा है. तो दिस विल कंटिन्यू टिल विंटर सोल्स्टिस, दैट इज 22 दिसंबर. उस टाइम तक ये कंटिन्यू रहने वाला है. ठीक है, तो ये है 12 hours डे एंड 12 hours नाइट. लेकिन बियॉन्ड आर्कटिक सर्कल एंड एंटार्क्टिक सर्कल, जो लेंथ ऑफ द डे या लेंथ ऑफ द नाइट है, दैट बिकम्स मोर देन 12 hours. 15 घंटे के लिए लाइट है, 18 घंटे के लिए लाइट है. नॉर्थ पोल में गर्मियों में 24 घंटे के लिए लाइट है. सन इज नॉट सेटिंग. आप रात को स्काई देख रहे हो, आपको 2 बड़े बड़े मून्स नजर आ रही हैं.
वो मून क्या है, एक तो मून ही है, दूसरा सन है, तो मून के साथ सन भी विजिबल है वहां पे। नो डाउट कि जो लाइट है वो उतनी इंटेंस नहीं होती जितनी कि दिन में होती है, बट स्टिल रात के टाइम में भी आपको सन दिख रहा है। सो ये ना कुछ एक यूनिक फिनोमिनाज है जो कि हम यहाँ पे देखते हैं। दैट इज वाई ये है हमारे स्पेशल लाइंस ऑफ लैटिट्यूड। अनदर थिंग, लैटिट्यूड के बेसिस पे ही द ग्लोब हैज बीन डिवाइडेड इनटू हीट जोन्स। ये जो क्लासिफिकेशन है ना, ये फॉर द फर्स्ट टाइम दी थी ग्रीक्स ने। ये ग्रीक्स की दी हुई क्लासिफिकेशन, मतलब यू नो एंशियंट ज्योग्राफर्स आप उनको बोलोगे। सो दीज पीपल डिवाइडेड द एंटायर ग्लोब इनटू डिफरेंट हीट जोन्स डिपेंडिंग अपॉन कि कितनी हीट वहां पे रिसीव हो रही है और किस तरह की कंडीशंस हम विटनेस कर रहे हैं। अब ये क्या कहता है, पहला टॉरिड जोन। टॉरिड जोन कहाँ पे लाई कर रहा है, बिटवीन द टू ट्रॉपिक्स। ये जो जोन है इसको आप बोलोगे दैट दिस इज विंटरलेस। दिस इज द विंटरलेस जोन। विंटर्स होती नहीं है। थ्रू आउट द ईयर हाई टेम्परेचर्स, टॉरिड नाम ही बता रहा है गर्म, साल भर टेम्परेचर हमेशा ज्यादा ही रहेंगे, राइट, एंड विंटर्स डू नॉट अकर। ऑन द अदर हैंड, बियॉन्ड आर्कटिक सर्कल एंड एंटार्क्टिक सर्कल टू द पोल्स, ये वाले जो क्लाइमेट है वो क्या है, समरलेस, फ्रिजिड जोन, फ्रीजिंग टेम्परेचर्स, क्योंकि सोलर रेडिएशंस जो हैं वो इतने स्लांटिंग एंगल पे यहाँ पे जा रही हैं कि वो हीटिंग कर ही नहीं पाती हैं। अब इट इज समथिंग लाइक जून में अभी तक, अब तो थोड़ा सा क्योंकि ऑटम सीजन आ गया है तो यू कैन फील दैट चेंज इन द एयर, बट अदरवाइज अंटिल जुलाई ऑल्सो, जून जुलाई धूप में 10 मिनट भी खड़े होना एक टॉर्चर होता है। क्यों, क्योंकि सोलर रेडिएशंस जो है ना वो ऑलमोस्ट वर्टिकल होती हैं, 90 डिग्रीज 80 डिग्रीज 70 डिग्रीज हाई इंटेंस रेडिएशन आ रही होती हैं, और उसके कारण टेम्परेचर जो स्किन है वो जल रही होती है। बट ड्यूरिंग विंटर्स, राइट, जनवरी में दिसंबर में धूप में बैठ के बड़ा मजा आता है, 2-3 घंटे हम आराम से धूप में बैठ सकते हैं। दो वी आर सिटिंग इन सन फॉर आवर्स टुगेदर, बट स्टिल वो बहुत कोजी सी फीलिंग होती है। क्यों, क्योंकि सोलर रेडिएशन की जो हीटिंग कैपेसिटी है ना वो बहुत कम है। सोलर रेडिएशन स्लांटिंग आ रही है, तो जितनी ज्यादा स्लांटिंग रेडिएशन होंगी उतनी ही उनकी हीटिंग कैपेसिटी कम है, जितनी डायरेक्ट है उतनी ज्यादा है। सो पोल्स के ऊपर हमेशा सोलर रेडिएशन स्लांटिंग पड़ती है, तो हीटिंग ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, एंड फ्रोजन रीजन्स ऑल अराउंड, समरलेस, frigid. In between, that is between Tropic of Cancer and Arctic Circle in the north and Tropic of Capricorn and Antarctic Circle in the south, lies the temperate zone. तो एक हमारी होगी नॉर्थ टेम्परेट जोन, एक हो गई साउथ टेम्परेट जोन। ग्रीक्स कहते थे दैट दिस इज द एरिया विच इज आइडियल फॉर ह्यूमन सेटलमेंट्स। उनका व्यू पॉइंट यही था कि जो बेस्ट ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं जो कि लोगों को अपॉर्चुनिटी भी देंगी टू गिव देयर मोस्ट प्रोडक्टिव आउटपुट, वो बेसिकली इस क्लाइमेट में आएगा। दैट इज व्हाई जो सिविलाइजेशन है, जो ग्रीक सिविलाइजेशन है, दैट इज व्हाई इट इज सो वेरी एडवांस्ड। तो उन्होंने वो उसके साथ उसको रिलेट किया था। ये वाली तो एक चीज है, आप भी रिलेट कर सकते हो। जून के महीने में ना काम करने का मन नहीं करता है, you feel very lethargic, very lazy, but these days October November या से February March, उसमें ना बॉडी खुद से ही एनर्जाइज्ड होती है, आपकी जो प्रोडक्टिविटी है दैट इज मोर। ये जनरलाइज्ड स्टेटमेंट है, राइट, पर्सन टू पर्सन वेरिएशंस हो सकती है, सो टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, राइट, बट ऑन एन एवरेज द moderate climate always is more productive as compared to बहुत सारा ठंड, रजाई में घुसे रहो कौन निकले यार, और बहुत सारा गर्मी एसी में बैठे रहो कौन निकले यार, राइट। सो वो वाली चीज है। तो यहाँ पे ऐसे उन्होंने इस चीज को रिलेट किया था। तो दीज आर द हीट जोन्स। हीट जोन्स बेसिकली आपको यही बता रही हैं कि वहां पे किस तरह का आप वेदर या क्लाइमेट एक्सपेक्ट कर सकते हो साल भर, राइट, और वो क्यों है, व्हाट इज द रीजन, दैट इज द पोजीशन ऑफ द सन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, उसके कारण ये हीट जोन्स का फर्क है।
देन नेक्स्ट थिंग इज ऑफ कोर्स लॉन्गिट्यूड। ये आपको मैंने अभी बताया कि लॉन्गिट्यूड जो है या जो लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड हैं, ये वो लाइंस हैं जो कि उन प्लेसेस को ज्वाइन कर रही हैं जिनका सेम लॉन्गिट्यूड है, सेम उनका एंगुलर डिस्टेंस है ईस्ट और वेस्ट ऑफ प्राइम मेरिडियन। इनको हम मेरिडियंस भी कह सकते हैं। कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज मेंट बाय मेरिडियन? हम वर्ड बार बार मेरिडियन मेरिडियन बोल रहे हैं, मेरिडियन है क्या? वो तो आपका हो गया, ठीक है, वो तो रनिंग है, वो अंडरस्टूड है कि दे रन फ्रॉम पोल टू पोल, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल रन करते हैं, दे कन्वर्ज ऑन द पोल्स एंड आर डिस्टेंटली स्पेस्ड अपार्ट, मोस्ट वाइडली स्पेस्ड अपार्ट एट इक्वेटर। लेकिन मेरा क्वेश्चन यहाँ पे है कि जो ये टर्म है मेरिडियन, इसका क्या मतलब है? दिस टर्म can be broken down in two parts. Mid, DN refers to day. All the places located on the same meridian experience midday at the same time. Midday क्या होता है? Noon. Noon is midday. जिस टाइम सन वर्टिकली ओवरहेड है, दैट्स मिडडे, हाफ ऑफ योर डे। सो अब हो क्या रहा है, सी यहां पे से सन है, सो ये जो मेरिडियन है ये पूरा एक ही बार सन के सामने आया है। एज द अर्थ इज रोटेटिंग ऑन इट्स एक्सिस, वन एंटायर मेरिडियन कम्स राइट इन फ्रंट ऑफ सन। तो सोलर रेडिएशन बराबर से एक ही टाइम पे इन सारे प्लेसेस में फॉल कर रही हैं। हीटिंग इंटेंसिटी की वेरिएशन हो सकती है, लेकिन सन की पोजीशन वर्टिकली ओवरहेड एक ही टाइम पे होगी, चाहे आप नॉर्थ पोल पे खड़े हो, चाहे आप 40 डिग्रीज नॉर्थ लैटिट्यूड पे खड़े हो, चाहे आप साउथ पोल पे खड़े हो, या फिर आप किसी आइलैंड पे खड़े हो इन साउथ पैसिफिक या साउथ अटलांटिक ओशन, नून का टाइम सेम जाएगा। दैट इज व्हाई द टर्म मिड डे, क्योंकि वो पूरा का पूरा एक मेरिडियन ठीक सन के सामने आता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मेरिडियन, मिड डे। अब आउट ऑफ ऑल दीज मेरिडियन सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा लिया हमने? प्राइम मेरिडियन, द बिगिनिंग ऑफ और यू कैन से स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल दी अदर मेरिडियंस। एंड जो प्लेसेस हैं वो हम कहते हैं दे आर लोकेटेड आइदर ईस्ट और वेस्ट ऑफ प्राइम मेरिडियन। क्योंकि अर्थ एक स्फीयर है तो 360 डिग्रीज है, हेंस 360 मेरिडियंस आर देयर, एंड आउट ऑफ दीज 360 180 ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है एंड 180 वेस्टर्न हेमिस्फीयर में है। ये सिंपल लॉजिक। उसके बाद नेक्स्ट है, अब प्राइम मेरिडियन की बात करते हैं। अब ये जो प्राइम मेरिडियन है ये 0 डिग्रीज है, और इसका जो ऑपोजिट है वो क्या है? 180 डिग्रीज। ऑपोजिट मेरिडियन, टू ऑपोजिट मेरिडियन मेक वन ग्रेट सर्कल। सो इन दिस केस प्राइम मेरिडियन एंड 180 डिग्रीज ईस्ट मेरिडियन, अगर इसके अलोंग आप अर्थ को वर्टिकली कट करोगे तो आपको दो बराबर के हिस्से मिलने वाले हैं, तो वो हमारा हो गया आपका ग्रेट सर्कल। फाइन। अब ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर हुआ। क्वेश्चन आता है कि व्हाई प्राइम मेरिडियन? Why only prime meridian we have taken? मतलब why only this particular meridian we have taken as prime meridian? Why not any other meridian? देखो लैटिट्यूड के केस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लैटिट्यूड में तो सिर्फ इक्वेटर ही है जो कि ग्रेट सर्कल है, क्योंकि वो ही सिर्फ अर्थ को दो बराबर हेमिस्फीयर्स में डिवाइड कर रहा है। लेकिन मेरिडियंस के केस में एवरी टू ऑपोजिट मेरिडियंस मेक वन ग्रेट सर्कल। सो मेरिडियंस में तो 180 ग्रेट सर्कल्स हैं, तो व्हाट वाज सो वेरी स्पेशल अबाउट दिस पर्टिकुलर ओनली, जो कि ये ग्रीनविच नियर लंदन के पास से क्रॉस होते होते वेस्टर्न अफ्रीका से होते हुए अटलांटिक ओशन में जा रही है, और ये 0 डिग्रीज हमने ली है बिकॉज ऑफ द लैंड सरफेस। कैसे? वो तो हमारा देखने का नजरिया है। अगर हम से इंडिया की जो ये हमारी इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन है जो कि इंडिया को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर रही है, 82.5 डिग्रीज ईस्ट मेरिडियन, अगर आप वर्ल्ड मैप को वहां से ओरिएंट कर दो, इंडिया को सेंटर में दिखा दो, तो हम बोलेंगे कि वो वर्ल्ड की बन गई। वो तो अपना देखने का नजरिया है ना। करेक्ट।
कोई लॉजिक नहीं है, दैट इज द बेस्ट थिंग, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, ये सिर्फ आपका एक पॉलिटिकल डिसीजन है, दैट्स इट। अब ये पॉलिटिकल डिसीजन क्या है, अब देखो, एज यू हैव सेड दैट ब्रिटिशर्स वर रूलिंग, अब उस केस में देखो कॉलोनियल पावर, वर्ल्ड ओवर कॉलोनीज बना रखी हैं, ठीक है। 1884 में रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी की कॉन्फ्रेंस होती है और वहां पे यूनानिमसली वोट किया जाता है कि वो मेरिडियन जो कि ग्रीनविच नियर लंदन के पास से क्रॉस करके जा रहा है, वी विल टेक इट एज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल द मेरिडियंस एंड हेंस द नेम प्राइम मेरिडियन और 0 डिग्री मेरिडियन। अगर से उस टाइम ग्रीक्स रूल कर रहे होते तो शायद से प्राइम मेरिडियन ग्रीस के पास से जा रही होती, या अगर उस वाले टाइम पीरियड में चाइना स्ट्रांग होता या इंडिया स्ट्रांग होता तो परहैप्स यहां से प्राइम मेरिडियन जा रही होती। तो इसके पीछे कोई भी साइंटिफिक रीजन नहीं है, इट्स ऑल पॉलिटिकल रीजनिंग, ठीक है। सो हेयर वी कैन नाउ डिफरेंशिएट बिटवीन द पैरेलल्स एंड द मेरिडियंस। अब अगर हम इनमें देखें कि क्या है, पैरेलल्स जो हैं ये सर्कल्स हैं जो कि इक्वेटर के नॉर्थ या साउथ में ड्रॉ किए गए हैं, द लाइंस which join the places having same latitude north or south of equator, while on the other hand जो longitudes हैं या जो line of longitude है वो क्या है, either it is the angular distance east or west of prime meridian, or these are the lines which join the places having same longitude east or west of prime meridian. Total number 180, 90 in the northern hemisphere, 90 in the southern hemisphere. Longitudes total number 360, 180 in the eastern hemisphere, 180 in the western hemisphere. 0 degrees is known as equator. In case of longitude, 0 degree longitude is known as prime meridian. Then all the latitudes are unequal in length. Equator is the longest and their length continuously goes on decreasing towards the poles. While on the other hand, all the meridians are equal in length. They are all equal. Next thing, एक और difference यहाँ पे mention नहीं, मैं आप लोगों को बता रही हूँ. Parallels, yes. The distance between two parallels remains the same throughout. Means parallels never intersect each other. Rather, they remain equidistant. On the other hand, the meridians converge on the poles while they are most distinctly spaced at equator. इक्वेटर पे डिस्टेंस सबसे ज्यादा होता है, लेकिन जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ जाते हैं तो दो मेरिडियंस के बीच में डिस्टेंस कम होने लगता है till they all converge at the poles. Then लैटिट्यूड हेल्प करते हैं प्लेस का क्लाइमेट डिटरमिन करने में। हमने अभी देखा ना वो हीट जोन, टॉर्रिड जोन, टेम्परेट जोन, फ्रिजिड जोन, तो डिपेंडिंग अपॉन कि एक प्लेस की लोकेशन कहाँ पे है, वो इक्वेटर से कितने डिस्टेंस पे लाई कर रही है, तो उसके हिसाब से क्लाइमेट हम डिसाइड करते हैं। ऑन दी अदर हैंड मेरिडियन का सबसे इंपॉर्टेंट रोल आता है इन डिटर्मिनेशन ऑफ टाइम, जो हम टाइम कैलकुलेशन करते हैं। वी नो दैट लंदन जो है वो इंडिया के कंपैरेटिवली कितना 5.5 आवर्स का डिफरेंस है, ठीक है। लंदन पीछे है, लंदन टाइम इज 5.5 आवर्स बिहाइंड दैट ऑफ इंडिया। सिडनी दैट इज अप्रोक्सीमेटली 4.5 आवर्स अहेड ऑफ इंडिया। कनाडा में अगर आप ब्रिटिश कोलंबिया देखोगे तो दैट इज 11 आवर्स बिहाइंड द इंडियन टाइम। अब ये टाइम डिफरेंस जो हम कह रहे हैं कि इतना ऐसे टाइम आया वैसा आया, वो कहां से पता चला? दैट इज ऑल रेफरेंस टू द मेरिडियंस। तो मेरिडियन का रेफरेंस है वहां पे। एंड ये तो हो गया, वो पोल्स वाला तो आपको बता ही दिया है। नाउ सी, अब टाइम बताया हमने कि लॉन्गिट्यूड जो है उनका सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है? इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ टाइम। अब टाइम क्या कहता है? अर्थ सर्कल है, यानी कि जब हम बात कर रहे हैं कि अर्थ रोटेट कर रही है, तो ये पॉइंट यहां से अर्थ रोटेट करके बैक टू दिस पॉइंट पहुंचेगी। कितनी देर में? 24 आवर्स में। और उसको कितना डिस्टेंस कवर अप करना है? 360 डिग्रीज कवर अप करना है इन 24 आवर्स, राइट। सो 360 डिवाइडेड बाय 24 आवर्स, दैट इज 15 डिग्रीज पर आवर, ठीक है। एक घंटे में 15 डिग्रीज ऑफ लॉन्गिट्यूड कवर अप होते हैं।
1 डिग्री 4 मिनट में कवर अप होता है, ठीक है। फॉर 1 डिग्री इट इज 4 मिनट्स, फॉर 15 डिग्रीज 15 into 4 60 मिनट्स, दैट इज 1 hour. तो अर्थ टेक्स 1 डिग्री 4 मिनट्स टू कवर अप 1 डिग्री। तो अगर ये हमारा ग्लोब है और ये हमारे मेरिडियंस बने हुए हैं, से ये कंसेक्यूटिव मेरिडियंस हैं, तो इस मेरिडियन और इस मेरिडियन में जो डिफरेंस होगा वो होगा 4 मिनट्स का टाइम, क्योंकि अर्थ ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करती है, यानी कि सॉरी वेस्ट टू ईस्ट करती है रोटेट, अर्थ वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है, यानी कि जो प्लेस ईस्ट में है वो सबसे पहले सन के सामने आएगा, सनराइज सबसे पहले वहां पे होगा। फिर जब और अर्थ घूमेगी तो जहां पे सनराइज हुआ वो पीछे चला गया, वहां पे सनलाइट और बढ़ जाएगी, वहां पे मॉर्निंग टाइम होने लग जाएगा, वाइल एक नेक्स्ट मेरिडियन सामने आएगा, अब सनराइज वहां पे होगा। तो ऐसे ऐसे घूमता रह रहा है, तो टाइम एडवांस होता रह रहा है। तो वो प्लेसेस जो कि ईस्ट में लोकेटेड हैं, दे आर अहेड इन टाइम एज कंपेयर टू द प्लेसेस व्हिच आर in the west, because earth is rotating from west to east, so eastern side is always ahead as compared to the western side. difference मैंने आपको बताया, that is of 4 minutes, ठीक है, 4 मिनट हो गया। then there is 1 hour time difference for every 15 degrees, वो आपको बता दिया अभी। अब आगे देखो, ये कैलकुलेशन है। अब टाइम डिटरमिन करना कैसे करना है, इस कैलकुलेशन को आप बहुत ध्यान से देखना। ग्रीनविच मेरिडियन है 0 डिग्रीज और GMT ग्रीनविच मीन टाइम जो हो रहा है दैट इज 12 नून। अब यहाँ पे एक लोकल टाइम हमने फाइंड आउट करना है एक प्लेस का, जैसे विच इज 30 डिग्रीज ईस्ट। बिफोर दैट मैं आपको एक चीज और बताऊंगी यहाँ पे कि जो टाइम का कॉन्सेप्ट है, टाइम इज बेसिकली ऑफ 3 टाइप्स, 3 तरह का टाइम होता है। एक होता है लोकल टाइम, दूसरा होता है स्टैंडर्ड टाइम, एंड द थर्ड वन इज zonal time. Local time is always determined with the positioning of the sun. जैसे हम कहते हैं जिस टाइम दिन में हमारी शैडो शॉर्टेस्ट होती है, इट मींस सन इज वर्टिकली ओवरहेड, दैट इज 12 नून, वो लोकल टाइम है, वो सन की पोजीशन के हिसाब से है। देन स्टैंडर्ड टाइम जो है वो एक पूरे कंट्री का होता है। इंडिया की बात करो, ठीक है, इंडिया का जो वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है गुजरात में, द्वारका में, और जो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है अरुणाचल प्रदेश में, इन दोनों के बीच में जो आप डिफरेंस देखोगे ऑफ टाइम, करेक्ट, ये जो इन दोनों के बीच में जो हमारा लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 30 डिग्रीज। 30 डिग्रीज का डिफरेंस है, मतलब 30 मेरिडियंस बीच में आ रही हैं। अब 30 मेरिडियन आ रही हैं, 1 डिग्री हम कह रहे हैं 4 मिनट में कवर अप हो रहा है, 15 डिग्री का 1 घंटे का टाइम डिफरेंस आ गया, तो 30 डिग्रीज का 2 घंटे का टाइम डिफरेंस आ गया। फाइन, तो लोकल टाइम अगर आप देखो तो अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच में 2 घंटे का टाइम डिफरेंस है। वहां पे तो दिन 4 बजे शुरू हो जाता है और दिन 5 बजे खत्म हो जाएगा। आप वहां पे देखोगे 7 साढ़े 7 बजे तो गुड नाइट हो जाती है, स्वीट ड्रीम्स, क्योंकि अंधेरा है, लोगों को जल्दी उठना है, क्योंकि एज पर हमारा बॉडी क्लॉक का सनलाइट के हिसाब से ही होता है, क्योंकि जिस टाइम जब सन सेट है तो वो रात है, मतलब सो जाओ। तो इट इज नॉट दैट कि हम क्लॉक देख के सो रहे हैं, इट इज लाइक सन सेटिंग हो गई तो उसके हिसाब से बॉडी क्लॉक काम करती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, क्योंकि लोकल टाइम का डिफरेंस है तो आप हर जगह पे लोकल टाइम फॉलो नहीं कर सकते हो, क्योंकि एवरी मेरिडियन टाइम इज चेंजिंग बाय 4 मिनट्स। अब हमने क्या बोला कि हमारी ट्रेन है, सुबह 9 बजे की ट्रेन है। भाई सुबह 9 बजे की तो ट्रेन है, लेकिन वो ट्रेन किस टाइम पे है,
वो अरुणाचल प्रदेश के 9 बजे की टाइम है, इलाहाबाद का 9 बजे है, चेन्नई का 9 बजे है, मुंबई का 9 बजे है कि द्वारका का 9 बजे है। कंफ्यूजन, क्योंकि एवरी प्लेस इज हैविंग इट्स ओन लोकल टाइम। तो उस सारी कंफ्यूजन को मिटाने के लिए क्या किया जाता है, जो कंट्रीज का एक बड़ा एक्सपेंस होता है, ईस्ट वेस्ट एक्सपेंस ज्यादा बड़ा होता है, तो उस केस में हमने क्या किया कि इस कंट्री में, स्पेशली इंडिया के केस में अगर हम देखें, तो इसके बीच से, सेंटर से जो मेरिडियन जा रही है उसको हमने सिलेक्ट कर लिया स्टैंडर्ड मेरिडियन। ये हमारी स्टैंडर्ड मेरिडियन बन गई। एंड द लोकल टाइम ऑफ स्टैंडर्ड मेरिडियन इज फॉलोड बाय द एंटायर कंट्री एज स्टैंडर्ड टाइम। तो स्टैंडर्ड मेरिडियन का जो लोकल टाइम है वो बन गया स्टैंडर्ड टाइम, जो कि अब पूरा कंट्री फॉलो कर रहा है। तो हमारी क्लॉक में इस टाइम जो भी टाइम हो रहा है, टेक्निकली स्पीकिंग अगर लोकल टाइम के हिसाब से देखोगे तो वो हमारा ट्रू टाइम नहीं है। वो टाइम किसका है, वो टाइम है ऑफ 82.5 डिग्रीज ईस्ट मेरिडियन का, जो कि नियर इलाहाबाद क्रॉस करके जाती है, जिसको हमने इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन लिया है, वो हम उसका लोकल टाइम फॉलो कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि कंफ्यूजन ना हो जाए with regard to transportation, with regard to office hours और maybe other things, तो इसलिए फिर हम एक स्टैंडर्ड टाइम लेते हैं। अब यहीं पे एक थर्ड कॉन्सेप्ट आता है, थर्ड टाइम आता है जोनल टाइम, टाइम जोन्स। अब पूरे ग्लोब को हमने टाइम जोन्स में डिवाइड कर रखा है, ठीक है, 24 टाइम जोन्स। दिन में 24 घंटे होते हैं तो 24 टाइम जोन्स है। एक घंटा कितना है, 15 डिग्री का, 15 डिग्रीज का 1 आवर हो गया। अब ये टाइम जोन्स हमने वर्ल्ड में कैसे डिवाइड की हैं, ये गया हमारा प्राइम मेरिडियन 0 डिग्रीज। तो यहां से अगर आप ईस्ट में मूव करोगे तो हमारे पास लास्ट मेरिडियन आएगा 180 डिग्रीज ईस्ट। यहां से अगर हम वेस्ट में मूव करेंगे तो लास्ट मेरिडियन आएगा 180 डिग्रीज वेस्ट। इनके बिटवीन हमारे टाइम जोन्स हैं, हर 15 घंटे के डिफरेंस में, इन सच अ वे कि 12 यहां पे है एंड 12 यहां पे। यहां पे अगर मूव करोगे तो टाइम अहेड है, इधर मूव करोगे तो टाइम बैक है, पीछे है। तो ये 24 हमारी टाइम जोन्स है, और इन टाइम जोन्स का जो स्टैंडर्ड टाइम होता है उसको हम जोनल टाइम कहते हैं। टाइम जोन्स का स्टैंडर्ड टाइम, क्योंकि एक टाइम जोन 15 डिग्री की है, उसमें भी तो लोकल टाइम डिफरेंस है, 15 डिग्री में तो 1 घंटे का डिफरेंस वो भी पड़ रहा है। तो इन 15 डिग्रीज के बीच में जो सेंट्रल पॉइंट है कौन सा होगा, 7.5 डिग्रीज वाला, वो वहां का स्टैंडर्ड मेरिडियन, उसका स्टैंडर्ड टाइम इज द जोनल टाइम फॉर द एंटायर जोन। सो बहुत ही इंट्रिकेट कैलकुलेशंस करके हमने डिसाइड कर रखा है, राइट। अब देखो, अब ये इक्वेशन क्या कह रही है, या ये प्रॉब्लम क्या कह रही है कि ग्रीनविच है, वहां पे 0 डिग्री मेरिडियन पे जो लोकल टाइम है वो 12 नून है, और हमने फाइंड आउट करना है व्हाट इज द लोकल टाइम एट दैट पर्टिकुलर मेरिडियन। कैलकुलेट करने का तरीका, ये वाले कैलकुलेशंस तो आप देखते रहे ना, क्या है आपको मैं बताती हूँ एक सिंपल मैकेनिज्म क्या होता है। सबसे पहले मेरिडियंस ड्रॉ कर लो ताकि हमें रेफरेंस मिल जाए। ये हमने बना दिया 0 डिग्री है, अब क्योंकि 30 डिग्रीज ईस्ट है तो ये रहा हमारा 30 डिग्रीज ईस्ट। यहाँ पे 12 नून है, हमें इसका लोकल टाइम फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब एक चीज, क्योंकि 30 डिग्रीज ईस्ट इज लोकेटेड टू द ईस्ट ऑफ ग्रीनविच, हमें पता है कि इसका टाइम आगे ही होगा, ठीक है। फर्स्ट स्टेप, कैलकुलेट द डिफरेंस ऑफ लॉन्गिट्यूड, दोनों प्लेसेस के लॉन्गिट्यूड में कितना डिफरेंस है। एक का 0 डिग्री है, एक का 30 डिग्रीज है, 30 माइनस 0 इज इक्वल टू 30 डिग्रीज। सो डिफरेंस ऑफ लॉन्गिट्यूड जो आया वो हमारा 30 डिग्रीज आ गया, राइट। सिंस 1 डिग्री is covered up in 4 minutes, therefore 30 degrees will be covered in 30 into 4 is equal to 120 minutes or 2 hours. आपने इसको 60 से डिवाइड कर लिया एंड उसको आवर्स में कन्वर्ट कर लिया, 2 आवर्स। अब हमें पता है कि 2 आवर्स का टाइम डिफरेंस आ गया। अब लोकेशन, क्योंकि 30 डिग्रीज प्राइम मेरिडियन के ईस्ट में है, it means that the local time at 30 degrees east meridian will be ahead of that of Greenwich. अब क्योंकि ग्रीनविच में 12 नून हो रहे थे तो उसको आप एड अप कर लो, उसमें 2 आवर्स एड अप कर लो। ये हम डिजिटल वे में करते हैं, 12 + 2
which gives 14 hours, or it is 2 p.m. फाइन। एक तो एनालॉग वाला टाइम हो गया आपका, AM PM वाला हो गया। ये जो है वो डिजिटल वे में हमने कैलकुलेट करके हमने अल्टीमेटली उसको एनालॉग में कन्वर्ट कर दिया, वो 2 PM बन गया। दिस इज हाउ वी कैलकुलेट इट। ठीक है, तो ये है कॉन्सेप्ट ऑफ हमारा जोनल टाइम। ये देखो, ये रे वर्ल्ड के टाइम जोन्स, मतलब वो तो हमने लोकल टाइम कैलकुलेट किया था, ये है जोनल टाइम। दिस इज हाउ द एंटायर वर्ल्ड हैज बीन डिवाइडेड इनटू टाइम जोन्स। तो ये प्राइम मेरिडियन आया, एंड देन +12 दैट डायरेक्शन, +12 दिस डायरेक्शन। ये रहा आपका 180 डिग्रीज, जिसको हम इंटरनेशनल डेट लाइन कहते हैं। ये इंटरनेशनल डेट लाइन एक बड़ा इंटरेस्टिंग इमेजिनरी लाइन है, ठीक है, जहां पे द डेट चेंजेस बाय 1 डे, सीधी डेट ही बदल जाती है। इसको जब भी क्रॉस किया जाता है, आइडियल को क्रॉस करोगे डेट चेंज हो जाएगी। यस, ईस्ट की तरफ जाओगे तो हमें क्या होगा, +1 डे। इसको वेस्ट की तरफ जाओगे क्रॉस करके, -1 डे। y+1 एंड y-1। अब इसकी ओरिएंटेशन देखो कहां पे है, ये लाई कर रहा है जीरो मेरिडियन, प्राइम मेरिडियन की बैक साइड में, अमेरिकन साइड और एशियाटिक साइड के पास है, विच इज द लैंड ऑफ राइजिंग सन, जापान। इट इज अ लैंड ऑफ राइजिंग सन, मतलब ईस्ट में सनराइज पहले हो रहा है, तो जापानीज टाइम, ऑस्ट्रेलियन टाइम इज मच अहेड ऑफ द अमेरिकन टाइम। अमेरिका का टाइम पीछे है, तो जब हम इंटरनेशनल डेडलाइन को क्रॉस करके अमेरिकन साइड में आते हैं तो वी गेन 1 डे। जर्नी शुरू की रात को 11 बजे मंडे को, ठीक है, क्रॉस करके पहुंचे तो वहां पे क्या हो रहा है, संडे या मंडे अभी शुरू हुआ है, फिर से पूरा मंडे मिल गया। ऑन दी अदर हैंड अगर ईस्टर्न साइड में जाओगे, रात जर्नी शुरू की रात को वेडनेसडे को, बट जिस टाइम क्रॉस करके पहुंचे तो वहां पे क्या देखा, फ्राइडे शुरू होने वाला है, थर्सडे गायब, क्योंकि एशियन साइड में टाइम इज मच अहेड ऑफ दैट ऑफ द वेस्टर्न साइड। फर्स्ट फैक्टर। अनदर फैक्टर, लुक एट द शेप, स्ट्रेट लाइन नहीं है, जिगजैग है, हर जगह पे जिगजैग हुई पड़ी है, ये जानबूझ के बनाई गई है। यस, इट इज, यू नो why it is made zigzag to avoid land areas। जहां कहीं पे भी लैंड एरियाज आ रहे हैं उसको अवॉइड कर दिया गया है। मतलब इंटरनेशनल डेट लाइन हैज बीन डेलिबरेटली मेड टू पास थ्रू वाटर। इसको आप देखो, सिर्फ वाटर से पास कर रही है, आर्कटिक ओशियन, बेरिंग स्ट्रेट, फिर यहाँ पे ये एलुशियन आइलैंड्स हैं, ये इनको हम एलुशियन आइलैंड्स कहते हैं। एलुशियन आइलैंड्स को अवॉइड किया, फिर नीचे आया, फिर ये हवाईन आइलैंड ग्रुप आ गया, यहाँ से स्ट्रेट होके नीचे। अब ये पूरे जो है ना, ये पैसिफिक आइलैंड ओशन ग्रुप है, जो कि ओशिनिया का पार्ट है। ग्रुप ऑफ आइलैंड्स एज माइक्रोनेशिया, पोलिनेशिया, मेलेनेशिया, ये अलग अलग ग्रुप्स हैं। तो यहाँ पे आप देखो आइलैंड्स को अवॉइड कर रहा है, डेलिबरेटली किया गया है। जस्ट इमेजिन एक लैंड मास और वहां से इंटरनेशनल डेट लाइन जा रही है, एक ही कंट्री में 2 डेट्स हो रही हैं। आधा कंट्री पार्टी कर रहा है क्योंकि सैटरडे है, दूसरा कंट्री रात को जल्दी सो रहा है, मंडे को ऑफिस जाना है, टोटल कंफ्यूजन। तो उस कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए क्या किया गया, पानी से ही निकालो इसको, लैंड मास आनी नहीं चाहिए, दैट्स इंटरनेशनल डेट लाइन, राइट। तो जिगजैग लाइन, इसको ऐसे बनाया गया है, राइट। तो अब यहाँ पे ये देख लो आप, लोकल टाइम और स्टैंडर्ड टाइम में डिफरेंस। ये है किसी भी पर्टिकुलर का एक पर्टिकुलर टाइम रेफरेंस पॉइंट, और लेकिन जो स्टैंडर्ड टाइम होता है ये ऑफिशियल टाइम है, क्योंकि पूरा कंट्री का जो एडमिनिस्ट्रेशन है दैट इज बेसिकली बेस्ड अपॉन दैट स्टैंडर्ड टाइम। देन जो लोकल टाइम है दैट डिपेंड्स अपॉन द मूवमेंट ऑफ द सन। जो स्टैंडर्ड टाइम है दैट डिपेंड्स अपॉन द लॉ मेड इन द कंट्री। बेसिकली ये क्या है, मूवमेंट ऑफ द सन है किसके ऊपर, सिर्फ स्टैंडर्ड मेरिडियन के ऊपर, बाकी सब इग्नोर्ड, बाकी सबका कोई वो नहीं है। देन जो लोकल टाइम है वो चेंज कर जाता है, क्योंकि अर्थ रोटेट जैसे जैसे कर रही है तो लोकल टाइम भी बदलता रहेगा। हर मेरिडियन पे 4-4 मिनट टाइम चेंज हो रहा है, लेकिन जो स्टैंडर्ड टाइम है वो कांस्टेंट रहता है। स्टैंडर्ड टाइम बार बार चेंज नहीं होगा, वो बस अपने घड़ी के हिसाब से ही धीरे धीरे चेंज होगा। 60 सेकेंड्स के बाद 1 मिनट बदलेगा,
तो उसका एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड है, ठीक है। और जोनल टाइम तो मैंने आपको बता ही दिया कि पूरे वर्ल्ड को हमने टाइम जोन में डिवाइड कर रखा है। दिस थिंग इज क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट योर लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। कोई क्वेश्चन पूछना है आपने? One suggestion and one basically you can say a notice for the students who are attending online. Please make sure that you are joining the class with your proper name. आप अपने डिवाइस को रीनेम कर लो और अपने नेम के साथ आपने लॉग इन करना है, राइट? And the students who are online, do you have any question to ask? Excuse me, ma'am. Yes. मैम वो प्लूटो का केस करना एक बार डिस्कस। प्लूटो का? यस मैम। सी एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन क्या कहती है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को आप प्लैनेट कब बोलोगे? नंबर 1, उसका एक डेफिनेट मास है, उसका एक पाथ है, वो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, दैट इज योर फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट है कि उसमें इतना मास होना चाहिए कि उसकी शेप राउंड हो जाए। जिस टाइम ये बॉडीज क्रिएट हुई हैं और कंडेंस होके अल्टीमेटली एक प्लैनेट फॉर्म में, सॉलिड स्टेट में या से गैसियस स्टेट में भी आए हैं, तो दे शुड बी राउंड इन शेप। द थर्ड डेफिनेशन इज इट शुड हैव सफिशिएंट मास टू क्लियर इट्स नेबरहुड। नेबरहुड कब क्लियर होगा? देखो, अगर एक प्लैनेट बन रहा है, उसमें स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल काम कर रहा है जिसके कारण मैटर अंदर को जा रहा है और वो कंडेंस होके एक राउंड शेप में आ रहा है, तो उसके ग्रेविटेशनल पुल के कारण उसके आसपास सराउंडिंग एरियाज में जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, छोटे छोटे रॉक पीसेस हैं, वो उनको भी अपने ही बीच में मिक्सअप कर लेगा। यानी कि उसका जो नेबरहुड है, उसकी जो विसिनिटी है, वो उसमें आपको ज्यादा डस्ट पार्टिकल्स, डेब्री वगैरह नहीं मिलना चाहिए। लेकिन प्लूटो के केस में दो द फर्स्ट 2 पॉइंट्स आर वैलिड, फर्स्ट 2 पॉइंट्स बिल्कुल करेक्ट हैं, लेकिन जो थर्ड पॉइंट है वो नहीं है, क्योंकि प्लूटो के ऑर्बिट के अराउंड आपको बहुत ज्यादा डस्ट पार्टिकल्स, रॉक पार्टिकल्स वगैरह मिलते हैं। इसका मतलब कि जिस टाइम प्लूटो बना तो उसमें इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मास नहीं था कि वो छोटे छोटे डेब्री वो अपने में मिक्सअप कर लेता, वो कर नहीं पाया उसको। दैट इज व्हाई इट इज अ ड्वार्फ प्लैनेट रादर देन अ प्लैनेट। क्लियर हुआ आपको? यस मैम, थैंक यू। ओके।